आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को दुनिया के सामने कैसे बेनकाब किया जाए, इस सिलसिले में सेक्रेटरी खारजा आज वफूद को गैर मुल्की दौरे से कब्ल देंगे ब्रीफिंग। आज संजय झा, कनिमोझी और श्रीकांत शिंदे की क़यादत में वफ्द को दी जाएगी ब्रीफिंग। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच आज करेगी समाअत। कानून के आईनी जवाब पर किया जाएगा गौर। दरख्वास्त में मांगी गई उबूरी राहत। दुनिया देखेगी डॉनियर तैयारे और आईएनएस कवराती की ताकत। बैनुल अक़वामी मैरीटाइम और खलाई नुमाइश आज से मलेशिया के शहर लंगकावी में होगी शुरू। वजीर ममलिकत बराए दिफा भारतीय वफ्द की करेंगे क़यादत। ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात करने के बाद कहा कि रूस और यूक्रेन जंगबंदी पर बातचीत फौरी तौर पर करेंगे शुरू। पोप लियो ने की मेजबानी की पेशकश। और दिल्ली समेत शुमाल मगरिब की कई रियासतों में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा। यूपी में बांदा 46.6 डिग्री के साथ रहा सबसे ज्यादा गर्म। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी गर्मी की जद में। कर्नाटक समेत जनूबी भारत के कुछ हिस्सों में आज बारिश का अलर्ट। और अब खबरें तफसील से। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान की करतूतों का हिसाब किताब करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑल पार्टी वफ्द के अरकान पार्लियामेंट कई दोस्त ममालिक में जाएंगे और पाकिस्तान की हकीकत को बेनकाब करेंगे। आज पार्लियामेंट हाउस में सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री पहले मरहले में अरकान पार्लियामेंट के 3 वफूद को ब्रीफिंग देंगे। जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे और डीएमके की रुकन पार्लियामेंट कनिमोझी की क़यादत में वफ्द को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। दरअसल ऑल पार्टी वफ्द को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें से 3 को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत का कुल जमाती वफ्द दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में उठाएगा। और इससे कबल खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने पीर को पार्लिमानी कमेटी बराए खारजी उमूर के सामने तमाम मामलात पर सूरत हाल वाज़ेह की। ये मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। ऑपरेशन सिंदूर में जहां पूरी दुनिया ने भारतीय फौज की बहादुरी देखी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर सवालात उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने वजीर खारजा के बयान और फौज को होने वाले नुकसानात पर सियासत करना शुरू कर दी है और बैरून मुल्क जाने वाले वफ्द में शामिल अरकान असेंबली के नामों पर भी सवालात उठाए हैं। पूरा मुल्क एक साथ खड़ा है। ऑपोजिशन जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई की है और इससे मुल्क मुखालिफ दहनियत पर सवाल उठाए गए हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी तफसील। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए बनाए गए अरकान पार्लियामेंट के वफ्द में शिरकत के हवाले से कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी के मौक़िफ़ पर सियासी हलचल जारी है। हुकूमत ने इस टीम में तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी शामिल किया था। ताहम खबर आई कि टीएमसी उन्हें भेजने को तैयार नहीं है और इसी वजह से यूसुफ पठान ने भी टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया है और इस पर सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है और टीएमसी के इस कदम पर कई सवालात उठ रहे हैं। ताहम ममता बनर्जी ने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी इस मामले पर मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत के साथ खड़ी है, लेकिन इस वफ्द में कौन जाएगा इसका फैसला उनकी पार्टी करेगी। बीजेपी ने ममता पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि ममता पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से बचना चाहती हैं। The party will decide the name. This is the customary, this is the system. We are totally with the central government regarding external affairs policy and we are fully supporting them. We don't have any hesitation to say that. ममता बनर्जी आपने वोट बैंक को तुष्टीकरण के लिए यूसुफ पठान का नाम विड्रॉ किया। जैसे पाकिस्तान का खिलाफ कुछ बोलना नहीं पड़े,
अपने वोट बैंक बरकरार रखे, इसलिए उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव उठा लिया। देश का सब अपोजिशन पार्टी का एमपी जा रहा है और टीएमसी साबित कर दिया वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाला नहीं है। बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने इस मामले में ममता बनर्जी पर हमला किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट को कुल जमाती वफ्द से दस्तबरदार होने पर मजबूर करने का फैसला अफसोसनाक है। ये हुकूमत हिंद का वफ्द है और इसे पार्टी सियासत से बालातर रखा जाना चाहिए था। अरकान पार्लियामेंट भी अवाम के नुमाइंदे हैं और इससे ये पैगाम जाता है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। मरकज की जानिब से पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और खास बात यह है कि इस मामले पर मुल्क की बेशतर सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। भारत का कुल जमाती वफ्द दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की आवाज पूरी दुनिया में उठाएगा और इस मामले में मरकजी हुकूमत का कहना है कि दुनिया को ये बताना जरूरी है कि भारत अमन का हामी है और अगर कोई दहशतगर्दी को फरोग देता है तो भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और दुनिया को भी एक्शन लेना चाहिए। भारत का संसदीय दल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और कुछ प्रमुख लीडर्स और फॉरवर्ड डिप्लोमेट्स और कुछ ऑफिशियल्स अलग अलग देशों में जा करके भारत का पक्ष रखेंगे। कुल जमाती वफ्द का ये दौरा 23 से 25 मई के दरमियान शुरू होगा, जिसके लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से वफ्द को ब्रीफिंग दी जाएगी। Briefing for my delegation is going to be only on Friday, so honestly I'm not going to say anything right now. The others, some of the teams are leaving earlier, and that's why they need to have their briefing tomorrow. But our delegation is leaving a bit later because the US has a big holiday called the Memorial Day weekend, and the Parliament, the Congress as it's called in the US, is not in session until the 2nd of June, so there's no point arriving there too early. So we are arriving later and leaving later. 7 हिस्सों में बटे हुए इस वफ्द की क़यादत बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट विजयंत पांडा, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे, कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर, डीएमके रुकन पार्लियामेंट कनिमोझी और एनसीपी एससीपी की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सूले के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सराई इलाके में कुनार कोर के आगे वाले इलाकों में लौंगेवाला का दौरा किया ताकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौजियों को उनके मिसाली किरदार पर मुबारकबाद दी जा सके और भारतीय फिजाइया और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर की गई मुश्तरका कार्रवाइयों का जायजा लिया जा सके। कुनार कोर के फौजियों से बातचीत करते हुए आर्मी चीफ ने बैनुल-अक़वामी सरहद की हिफाजत में उनकी बहादुरी, गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। और डीजी आर्मी एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर ड्रोन हमले के पाकिस्तान के मज़मूम मंसूबे का इंकशाफ किया। भारत के जरिए सिर्फ पाकिस्तान के दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पूरी मगरबी सरहद पर तकरीबन 800 से 1000 ड्रोन भेजे, लेकिन सरहद पर चौकस और मुस्तैद भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया। A drone to count numbers is a perception of the person who's given it. So maybe I would say anything between maybe 800 to 1000 across the whole western border. Yes. In 4 days. In 4 days, yeah. Roughly. And majority of them got destroyed. Yeah, a large number. And one thing for sure is all the UCAV drones, which actually carried a payload, although their intent was to harm civil population and they were directed towards populations, we ensured that they did not cause any damage. And I think the proof of the pudding is actually what we actually saw, that
there were no civilian casualties. सुमेर इवान डी कुन्हा ने बताया कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर ड्रोन हमले की कोशिश की थी. We visualized that he would target our civil population and our religious places of fame. And hence it is very nice, while only Karthik Seshadri has only covered one part of the story, it was very nice that the head Granthi of the Golden Temple allowed us to deploy our guns. And it is possibly for the first time in maybe many, many years where they switched off the Golden Temple lights for the first time so that we could see the drone coming. I think that's what, the Golden Temple hierarchy realized there was possibly a threat when it was explained to them. They allowed us to deploy guns to secure to protect a national monument of international fame, which is visited by so many hundreds and thousands of people every day. And hence these guns were deployed and the Golden Temple lights were switched off so that we could clearly visualize the drones as they were coming in. And that gave us a greater clarity in the sky, because as and when you saw the light, you knew what to engage. मशहूर बीटिंग रिट्रीट तकरीब अमृतसर में अटारी वागा मुश्तरका चेक पोस्ट, फिरोजपुर में हुसैनीवाला और फाजिलका के सादिक में दोबारा शुरू होगी, लेकिन तकरीबात छोटी कर दी गई है. तकरीबात आज से आवाम के लिए खोल दी जाएंगी. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जरिए ने बताया है कि भारत और पाकिस्तान के सरहदी दरवाजे बंद रहेंगे और गुरूब आफ्ताब के वक्त परचम उतारने की तकरीब के बाद भारतीय गार्ड्स कमांडर और पाकिस्तानी रेंजर्स के दरमियान कोई रस्मी मुसाफा नहीं होगा. बीटिंग रिट्रीट की तकरीब को कम करने का फैसला 24 अप्रैल को पहलगाम में मासूम सयाहों पर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र लिया गया है. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करने पर नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा कैस्पर वेल्डकेम की तारीफ की है. एस जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया कि हैग में मेरी मेज़बानी के लिए नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया. मैं नीदरलैंड की तरफ से पहलगाम हमले की शदीद मजम्मत की तारीफ करता हूँ. मैं दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की हिमायत को भी सराहता हूँ. यूरोपीय यूनियन के साथ हमारी दो तरफ़ा शराकतदारी और ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर वसी तबादला ख्याल हुआ. कसीर क़ुतबत के दौर में आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नीदरलैंड के वज़ीर दिफा से मुलाकात पर खुशी का इज़हार किया. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि दी हैग में वज़ीर दिफा रॉबिन ब्रेकल मैंस से मिलकर खुशी हुई है. हमने सिक्योरिटी से मुतालिक चैलेंजों और नुक्ता नज़र पर तबादला ख्याल किया. हमने दो तरफ़ा दिफाई शराकतदारी के फ़वाइद के बारे में भी बातचीत की. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर नीदरलैंड के दौरे पर हैं. जयशंकर ने हैग शहर में भारतीय बिरादरी से मुलाकात की. भारतीय सिफारत खाने में मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और हॉलैंड के दरमियान मजबूत ताल्लुकात उस्तवार करने में भारतीय बिरादरी के ताउन की तारीफ की. हॉलैंड के बाद वज़ीर ख़ारजा डेनमार्क और जर्मनी जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट आज नए वक्फ कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत करेगा. CJI BR गवई की बेंच और जस्टिस AG मसीह फैसला करेंगे कि आया कानून के इल्तजामात पर रोक के लिए उबूरी राहत देना या नहीं. 15 मई को पिछली समाअत में अदालत ने मरकज़ और अर्जी गुजार से कहा था कि वो 19 मई तक हलफनामा दाखिल करें. बेंच ने कहा कि हम 20 मई को उबूरी राहत देने के मामले पर गौर करेंगे. और साथ ही मरकज़ ने 25 अप्रैल को दाखिल किए गए हलफनामे में कहा था कि ये कानून पूरी तरह से आईनी है, इसे पार्लियामेंट से पास किया है और इसलिए इसे रोका नहीं जाना चाहिए. 1332 सफ़ात पर मुश्तमिल हलफनामे में हुकूमत ने दावा किया है कि 2013 से अब तक वफ़ इमलाक में 20 लाख एकड़ से ज़्यादा का इजाफा हुआ है और कई निजी जायदादें वफ़ में ले ली गई हैं. दुनिया भारतीय बहरिया की ताकत देखेगी. दरहकीकत 17वीं बैनुल-अक़वामी समुद्री और खलाई नुमाइश आज से मलेशिया के शहर लंगकावी में
शुरू हो रही है और इसमें डॉनियर तैयारा और INS करावती हिस्सा लेंगे। और इस नुमाइश में भारतीय वफ़द की क़यादत वज़ीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ करेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दिफा इस नुमाइश में भारतीय पवेलियन का इफ्तिताह भी करेंगे। कई दिफाई पब्लिक सेक्टर अंडर इंटेगर्स, DPS, यूज और दीगर निजी दिफाई कंपनियां इसमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जिनमें मजगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BEML, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ग्लिडर्स इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दिफा कॉन्फ्रेंस के अलावा मलेशिया के वज़ीर दिफा के साथ भी मुलाकात करेंगे और उनके दौरे से दो तरफा दिफाई ताउन और जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को तक़वियत मिलेगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर छगन भुजबल आज महाराष्ट्र की महायुति हुकूमत में वजीर के तौर पर हलफ लेंगे। ये हलफ बर्दारी तकरीब सुबह 10 बजे राजभवन में मुनक़िद होगी। इसे रियासत की सियासत में एक अहम संगे मील समझा जा रहा है। छगन भुजबल इससे पहले भी कई बार वजारती ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। इस हलफ बर्दारी के बाद रियासती काबीना में कुछ नई जिम्मेदारियों की तकसीम का भी इम्कान है। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज से गोवा के 3 रोज़ा दौरे पर होंगे। इस दौरे के दौरान वो बुध को मरगांव बंदरगाह का दौरा करेंगे। वहां वो बंदरगाह के नए प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे और मरगांव पोस्ट अथॉरिटी के सीनियर ओहदेदारों और मुलाजमीन से बातचीत भी करेंगे। धनखड़ मरगांव बंदरगाह पर कोस्ट गार्ड के जहाज पर भारतीय कोस्ट गार्ड के सीनियर अफसरान के साथ बातचीत भी करेंगे। नायब सदर जमहूरिया ICAR, सेंट्रल कोस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट CCARI का दौरा करेंगे। इस दौरान वो फैकल्टी मेंबरान और साइंसदानों से बातचीत भी करेंगे। अपने दौरा गोवा के दौरान नायब सदर जमहूरिया गोवा के राजभवन का भी दौरा करने वाले हैं। वहां वो राजभवन अहाते में चर्क और श्रुत के मुजस्मों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 मई को ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 122वीं किस्त होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 के ज़रिए अपने ख्यालात और तजावीज़ पेश कर सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के ज़रिए भी अपनी तजावीज़ का इश्तराक कर सकते हैं। आइंदा किस्त के लिए तजावीज़ इस माह की 23 तारीख तक कबूल की जाएंगी। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत शुमाल मगरिब की कई रियासतों में दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा होने की वजह से शदीद गर्मी पड़ रही है, जिसके बाद दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा, जबकि पीर को उत्तर प्रदेश के बांदा में सबसे ज़्यादा 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के पिलानी, मध्य प्रदेश के खजुराहो और हरियाणा के हिसार में भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान का पिलानी 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरा सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत वाला शहर था, तो वहीं MP के खजुराहो में 46 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत और हरियाणा के हिसार में 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते हुए दर्जे हरारत से आम जिंदगी बराह रास्त मुतासिर हो रही है। दोपहर के वक्त घर से निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की। ट्रंप और पुतिन के दरमियान रूस और यूक्रेन जंग पर तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत हुई। पुतिन ने गुफ्तगू को बहुत अच्छा करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर दुरुस्त समझौता हो जाए तो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी मुमकिन है। रूसी खबर रिसा इदारे के मुताबिक पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ अमन मुआहदे का मुसव्वदा तैयार करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की, यूरोपीय यूनियन और दीगर बड़े आलमी रहनुमाओं को इस बारे में आगाह किया। नौ मुंतखब पोप लियो ने रूस यूक्रेन
मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की है। ये तजवीज़ तुर्की के शहर इस्तांबुल में नाकाम जंगबंदी मुज़ाकरात के बाद सामने आई है। रूसी सदर पुतिन ने तस्दीक की है कि रूस यूक्रेन के साथ मुमकिना अमन मुआहदे पर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि यूक्रेन रूस के साथ तुर्की, स्विट्ज़रलैंड या वेटिकन में अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उन्होंने मुकम्मल और गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर दिया। वहीं सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर को कहा कि कीव और उसके इत्तेहाद यूक्रेन के दरमियान जंग को ख़त्म करने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर यूक्रेन, रूस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के ममालिक और बरतानिया के दरमियान एक आला सतही इजलास मुनक़िद करने पर गौर कर रहे हैं। यूक्रेन के रहनुमा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये मुलाकात जल्द अज जल्द हो सकती है और इसकी मेज़बानी तुर्की, वेटिकन या स्विट्ज़रलैंड कर सकते हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात की अगर बात करें तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो चल रही कशीदगी है उसी से जुड़ी हुई कई खबरें सफ़े अव्वल पर शाया हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन अब इंकशाफ हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान की न सिर्फ सिफारती बल्कि फ़ौजी मदद भी की थी और चीन ने पाकिस्तानी फ़ौजियों को सैटेलाइट सपोर्ट भी दिया था। ये ब्लूमबर्ग का दावा है। आगे की खबर जान लेते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई चल रही है तजावीज़ात के ख़िलाफ़, उसके बारे में ख़बर है, जहाँ रेडियो और आरज़ी दुकानों को बुलडोज़रों से मिसमार किया जा रहा है, सामान जब्त किया जा रहा है और सख्त वार्निंग के साथ छूट देने से इनकार भी किया जा रहा है। तमाम बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कल आपको बता दें कि नंदनगरी, सेलमपुर, अशोक नगर और शास्त्री पार्क जैसे गुंजान आबादी वाले इलाकों में ये सख्त कार्रवाई की गई है। बैनुल-अक़वामी ख़बरों की बात करें तो आपको बता दें कि गज़ा को 3 हिस्सों में तकसीम करने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया गया है। नेतन्याहू का गज़ा का मुकम्मल कंट्रोल संभालने का ऐलान, कैदियों की बाजियाबी के लिए इजरायली फ़ौजी जनाना लिबास में खान यूनुस में दाखिल हुए, इलाका खाली करने का हुक्म दिया गया और एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं कि हज के लिए जहां पर तमाम ममालिक से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, वहीं खादिम हरिमैन शरीफैन का 1000 फ़िलिस्तीनी जो शोहदा हैं उनके अहले खाना को हज करवाने का ऐलान यहाँ पर किया गया है। वहीं हज के हवाले से ही एक और ख़बर यहाँ से हमने ली है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सऊदी एयरलाइंस ने 10 साल बाद ईरान से हज फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो ये थी अखबारात की अहम सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ खेल की खबरों की भी बात कर लेते हैं, जहां बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से मुंसलिक टूर्नामेंट से भारतीय टीम के दस्तबरदार होने की खबरों की तरदीद की है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत साइका ने कहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल से मुंसलिक टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम की शिरकत के हवाले से किसी भी सतह पर कोई बातचीत नहीं हुई है और इस हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें सिर्फ ख्याली हैं। गुज़िश्ता पीर को कई रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा कशीदगी के पेश नज़र बीसीसीआई भारतीय टीम को एशियन क्रिकेट काउंसिल के आइंदा टूर्नामेंट्स जून में होने वाले विमेंस इमर्जिंग एशिया कप और सितंबर में होने वाले मेंस एशिया कप से बाहर रखने का फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल को भेज सकता है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने कहा है कि इस वक्त हमारी तवज्जो आईपीएल और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज पर है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। बंदिशे अल्फाज जड़ने से नगों